बीजेपी नेता कह रहे थे कि और 1 करोड़ को निकाल देंगे, 1 करोड़ को हटाया जाने वाला है। आप वास्तव में अब जोड़ें तो ये संख्या आ रही है। मैं कोलकाता में से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिनिर्णय के अधीन थी, जहां से मैं 3 बार जीती हूँ। मेरा नाम अधिनिर्णय के अधीन था और मैं दूसरे अधिनिर्णय समावेशन में मतदाता सूची में एक तरह से अभी अभी वापस आई हूँ। तृणमूल बार बार हम डैम के आसपास बहुत से मतदाताओं से बात करते रहे हैं और बीजेपी नेता, और वे कहते हैं कि वे मतदाताओं को विभाजित और ध्रुवीकृत करने से तो दूर, आप केंद्र राज्य कहकर ऐसा कर रही हैं और आप ध्रुवीकरण कर रही हैं हाँ बंगाल के मतदाताओं का। इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं नहीं, देखिए अगर आप पर ध्यान दें, भाषण जो बहुत ही भेदभावपूर्ण है, बीजेपी नेताओं के भाषण, तब भी जब एसआईआर अभ्यास चल रहा था, यह अभी भी है, लेकिन शुरुआती चरणों में यह उनकी ओर से बहुत स्पष्ट था कि वे एक निश्चित समुदाय को निकाल रहे होंगे और उन्होंने एक तरह से यह ठप्पा लगा दिया कि वह समुदाय या अन्यथा बंगाल के लोग बांग्लादेशी हैं, इसलिए आपको निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया। और ये सब जो वे कहते रहते हैं, एक खास समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय, हाँ ठीक है। और ये बहुत ही शुरुआती समय की बात है, जब ये प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई थी और हमने फॉर्म भरना शुरू किया था। उस समय वे भवी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 1 करोड़ को निकाल देंगे, 1 करोड़ को हटा दिया जाएगा। आप अब असल में जोड़कर देखिए, ये लगभग उसी आंकड़े पर पहुंच रहा है। तो वे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर रहे थे और यह साबित हो चुका है कि अगर आप मान लीजिए मालदा या मुर्शिदाबाद के आंकड़े देखें, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल हैं, और आप मामलों की संख्या देखें, तो आपके पास लाखों मामले अधिनिर्णय के लिए जा रहे हैं। मेरा मतलब है 11 लाख अधिनिर्णय में है। कोई भी अपना काम कब खत्म करेगा? तो मुद्दा यह है कि वह था। तो वे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं और फिर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की बात करते हैं कि रोहिंग्या, मुसलमान या घुसपैठिए या घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। लेकिन अगर आप असल में, और हम ज़मीनी स्तर पर हैं, और अगर आप वाकई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करें, जो फिर से मुख्य रूप से हिंदू बहुल है, लेकिन यहाँ हिंदू मतदाताओं को भी हटाया जा रहा है। और ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि आप महिलाओं को हटा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए गैर बंगालियों या बंगालियों को हटा रहे हैं। ये ऐसा है कि विनाश आश्चर्यजनक है। ये धर्म के आधार पर है, ये भाषाओं के आधार पर है। और जो गणना उन्होंने की है वो ये है कि हमारे पास कि भाजपा एक छोटी की गई मतदाता सूची के साथ आगे बढ़ना चाहती है। एक मतदाता सूची जिसमें आप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां का अंतर, जीत का अंतर शायद 2024 में कम था, तो उन्होंने उस पर काम किया है। और इसी तरह आपको 60 लाख के करीब अधिनिर्णय मिलते हैं। और आप सरप्राइज करेंगे, यहाँ तक कि मैं भी कोलकाता में मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अधिनिर्णय के अधीन थी, जहाँ से मैं 3 बार जीती हूँ। मेरा नाम अधिनिर्णय के अधीन था। हे भगवान। और मैं एक तरह से दूसरे अधिनिर्णय समावेश में मतदाता सूची में अभी अभी लौटी हूँ। मैं बस किसी तरह अंदर आ पाई हूँ ताकि मैं अपना नामांकन फाइल कर सकूँ। पांजर या एसआईआर हो रहा है, आपकी राय में अगर सबसे बुरा होता है तो आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सीटों का नुकसान होगा? हम देख रहे हैं, और कुछ आंतरिक रिपोर्टें, भाजपा की रिपोर्टें हैं जो कहती हैं कि वे 45 से कम पर हैं, तो बाकी हमारी हैं। 45? वे 45 से कम पर हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि, देखिए मेरा मतलब है, अगर उन्हें जीत का इतना ही भरोसा था तो उन्हें इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करने और लगभग मान लीजिए 90 लाख मतदाताओं को हटाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों? अगर आपको इतना ही भरोसा है तो चलिए राजनीतिक रूप से लड़ते हैं, लेकिन आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? ये बहुत अनुचित है। मैं अभी अभी उस महिला से बात कर रही थी, वह 2002 से पहले शिफ्ट हो गई थी, इसलिए वह जिले की सूची में भी नहीं थी, या उनके माता पिता भी शिफ्ट हो गए थे, और जब तक वह यहाँ आई वह 2002 में अपना नाम शामिल नहीं करा सकी। लेकिन वह तब से वोटर कार्ड के साथ भारत की नागरिक हैं, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया है। मैं नहीं जानती कि मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब है। हम आप जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये उन सभी के लिए इतना चुनौतीपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामला अपने आप में अद्वितीय है, और जब आप किसी को फॉर्म 6 रिटर्न करने के लिए कह रहे हैं, तो इतने वर्षों तक मतदाता होने की मेरी पूरी विरासत मिटाई जा रही है। मैं 2026 में एक नई मतदाता बनने जा रही हूँ,
और एक मतदाता के रूप में मेरी उस सारी विरासत का क्या होता है? और एक मंत्र, एक नहीं, मैं अन्य बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी मतदाता, नहीं कोई भी मतदाता, यह किसी भी मतदाता के बारे में है। नहीं, लेकिन उस मामले में आप एक सामान्य विधायक हैं, क्योंकि आप एक नागरिक हैं। तो फिर मैं एक अनियमित विधायक हूँ, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के बारे में है। अगर आप उसे कहा गया है, आपका नाम हटा दिया गया है, ठीक है, आओ और फॉर्म 6 भरो, और फॉर्म 6 हमेशा कहता है कि आप एक नए मतदाता बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं आप बस मेरे राजनीतिक को मिटा रहे हैं, जो मतदान का इतिहास में अपने साथ लेकर चलती हूँ। मैं नहीं, मेरा मतलब है वह मतदाता। ये इतना मनमाना और इतना असंगत रहा है, ये पूरी कवायद। मैम, इस एसआईआर और लगभग 90 लाख मतदाताओं के निष्कासन के साथ क्या आपको लगता है कि भाजपा अब खेल में वापस आ गई है? खैर, जो हम मैसेज के साथ असल में जो कह रहे हैं वह ये है कि यह एक, हाँ निश्चित रूप से आप ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, लेकिन साथ ही जो मतदाता अब मतदाता सूची में बचे हैं उन्हें वास्तव में इसके माध्यम से विरोध करना चाहिए, अपने बैलेट के माध्यम से, कि यह उसकी पड़ोसन या उसके पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार के साथ नहीं होना चाहिए था। तो आपको मतदान सूची में माता पिता मिलेंगे और बच्चों का नामो निशान मिटा दिया गया है, या बच्चे सूची में हैं माता पिता नहीं है, यह एक तो उन्हें वास्तव में उसके लिए विरोध करना चाहिए जो छूट गया है। तो हम कह रहे हैं ये उन लोगों का एक वोट विरोध होना चाहिए जो वहाँ हैं, क्योंकि ये लोग बस बुलडोजर चला रहे हैं। आपने 6 अप्रैल को निर्वाचन क्षेत्रों के पहले चरण की एक सूची को फ्रीज कर दिया है, ये हो गया है। अब कौन प्रवेश करेगा? मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण अचानक सोचता है, हाँ आप बिल्कुल सही हैं, आपको शामिल किया जाना चाहिए। कहाँ? मैंने उस सूची को पहले ही फ्रीज कर दिया है। वहाँ एक बाधा है, और दूसरे चरण के लिए ये 9 अप्रैल को होगा। सभी पर निर्णय लेने, सभी का निपटारा करने और कुछ को शामिल करने का समय कहाँ है? हालांकि उनमें से अधिकांश को बाहर रखा गया है। तो ये सब एसआईआर और ये कहना कि भाजपा एक बाहरी पार्टी है वगैरह, तो आपके कैंपेन का एक हिस्सा है, लेकिन आपके कैंपेन का सकारात्मक हिस्सा क्या है? आप ऐसा क्या कह रहे हैं जो आप पेश करने जा रहे हैं जो पिछले में आपके द्वारा किए गए कार्यों से अलग है? हाँ, हमने अपने एजेंडा के बारे में बात की है, और हमने उन 10 बिंदुओं पे प्रकाश डाला है जिनमें स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित है, और आपके दरवाजे पर स्वास्थ्य, ये एक आप जानते हैं हमारे पहुंच अभियानों में से एक है, और वे बहुत सफल रहे हैं। तो इस बार भी आपके दरवाजे पे स्वास्थ्य, वह भी उनमें से एक है। और फिर से हाँ, हम एक सामाजिक का कल्याण उन्मुख हैं। ये सिर्फ हमारा राज्य नहीं है, मुझे लगता है कि हमारा संविधान भी यही कहता है। तो वे कार्यक्रम चालू और जारी रहेंगे, और इसके अलावा भी आप जानते हैं उद्योग रोजगार को बढ़ावा देना, वे सब निर्धारित हैं। हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे हमें इस तरह के फंड की कमी के साथ खुद ही गुजारा करना पड़ा, कि जिस योजना के बारे में वे बोलते हैं, जहां उन्होंने महात्मा गांधी से छुटकारा पा लिया, वह योजना यहां बंगाल में है, जिसे बेशक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो वे आजीविका के बहुत ही सामान्य साधन हैं, लेकिन फिर से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें संपत्ति निर्माण होता है, राज्य का विकास होता है, और बेशक यह लोगों को मजदूरी प्रदान करता है। मुद्दों में से एक, अगर आप आंकड़ों को देखें तो यह है कि पश्चिम बंगाल की विकास दर लगभग अखिल भारतीय स्तर पर है, थोड़ी सी ऊपर, लेकिन कई राज्यों से बहुत नीचे है, और आप एक निचले आधार पर हैं। आप अपनी विकास दर कैसे बढ़ाने जा रहे हैं? आपके इकॉनमी में इसी की ज़रूरत है ना? बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ। एक और दूसरी बात है, लगातार आर्थिक गला घोंटना आप कह सकते हैं। मेरा मतलब है जो राज्य का बकाया है या राज्य को देय है वह नहीं मिला है, ये एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हम वे फंड हैं जो किसी केंद्र राज्य की योजनाओं या किसी तरह की हिस्सेदारी पर हैं, वह तो देय है बेशक, लेकिन ये भी 15वें गठबंधन और 16वें वगैरह के हस्तांतरण से हैं, तो वे राज्य को देय हैं, लेकिन लगातार हमें वंचित किया गया है। और मुझे लगता है रोजगार सृजन या हमारे पास हमारे संसाधन हैं, और मुझे लगता है वह भी ये बस आप जानते हैं जो बड़ा नैरेटिव है वह हमेशा से बहुत ज़्यादा बंगाल विरोधी रहा है। मेरा मतलब है हम हमेशा उस नैरेटिव से लड़ रहे हैं। जब आप एक बंगाली को कॉल हैं तो आप बांग्लादेशी हैं या कुछ और।
इसके अलावा हमने काम किया है, हमने अपने बीजेपीएस शिखर सम्मेलन किए हैं, हमारे यहाँ बंगाल में जुड़ने वाले लोगों में निवेश हुए हैं। हाँ, हमें एक बंदरगाह से वंचित रखा गया है, हमें वंचित किया गया है। आप इस बार भी केंद्रीय बजट को देखिए, बंगाल को क्या मिला। आप बंगाल को कुछ नहीं देते, लेकिन आपको बंगाल के वोट चाहिए, ये भी सच है। तो हाँ, क्या आप इलेक्शन आयोग और सुप्रीम कोर्ट से निराश महसूस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है, ये तो जाहिर है, हम स्थिति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भागे थे। अगर ममता बनर्जी खुद जाकर खड़ी नहीं हुई होती और आपने देखा कि उन्होंने कैसे यह प्रस्तुत किया, आपको मेरी मदद करनी होगी, तो यह और भी बुरा होता, बहुत बुरा। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि जो अब हो रहा है उससे बुरा और क्या हो सकता है। जो अब हो रहा है ये बहुत ही असंवैधानिक है, भले ही एक मतदाता भी छूट जाए। आप देखिए, पूरे भारत में सभी शायद विश्लेषक मीडिया पर कह रहे हैं कि यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। मैडम, क्या स्वास्थ्य अस्पताल जैसे संकेतक हैं? मेरा मतलब है, आपका बुनियादी ढांचा प्रभावित हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि हमने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया है और विकेंद्रीकरण हुआ है। स्वास्थ्य का विकेंद्रीकरण ये पहले की तरह शहर उन्मुख नहीं है, तो यह हुआ है। हाँ बेशक, हम अचानक पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बना सकते, आपको फिर से 5 साल चाहिए। तो सीटें, मेडिकल सीटें भी बढ़ी हैं, प्रोत्साहन दिया गया है। वो मेरा मतलब है, अगर आपके पास एक योजना, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे कहा जाता है, जो फिर से ये एक सुलभ योजना है। ये कोई स्कीम नहीं है कि अगर आपके पास एक फ्रिज है, या अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, या अगर आपके पास एक डेसिमल ज़मीन है, तो आप उस स्कीम में नहीं रहेंगे, जैसे कि आपके पास आयुष्मान भारत है, लेकिन वास्तव में लोगों तक पहुंची है, स्वास्थ्य है। मेरा मतलब है, जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि जब सरकारी अस्पताल से सुधरते हैं या आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो बोझ और भी बढ़ जाता है। अखबारों में बीजेपी का एक विज्ञापन है जिसमें कहा गया है कोई नौकरी नहीं, लघु उद्योग भाग गया है, इस राज्य में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। आपको विकास कहाँ से मिलेगा? हम MSME में हम अग्रणी हैं, वे झूठ नहीं बोल सकते थे। मेरा मतलब है, वे तो सरासर झूठ बोल रहे हैं और उनके पास बहुत पैसा है। आप देखिए, मैंने ये उल्लेख किया कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं जो इलेक्शन के लिए खड़ा है, तो बीजेपी 5 करोड़ दे रही है। खैर, आपके पास इतना पैसा है, 5 करोड़ के साथ खड़ा है। उस पैसे को देखिए जो उन्होंने एक इलेक्शन में लगाया है, और उनके सूचकांक क्या दिखा रहे हैं। मैम, ये नौकरी के सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, मैं जवाब दूंगी। द कुल बेरोजगारी दर भी बीजेपी के शासन के दौरान काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन्हें कम से कम आरोप नहीं लगाने चाहिए, और ये झूठी, आप जानते हैं, जानकारी कागज़ पर डालनी नहीं चाहिए। हम MSMEs में बहुत अच्छा कर रही हैं। केंद्र की सरकार इस विचार तक कभी नहीं पहुंची कि MSMEs को बड़े पैमाने पर, बड़े तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता था। आप MSME पॉलिसी का हालिया परिचय उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ है, लेकिन दीदी ने इसे बहुत पहले ही कर दिया था। हम MSMEs में अग्रणी हैं। आप देखिए, ऐसे देखिए, MSMEs में विकास दर को देखिए। लेकिन इसके अलावा आपने बेरोजगारी दर के बारे में बात की। खैर, बेरोजगारी, मेरे पास अभी सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन तुलना राज्य के औसत की राष्ट्रीय औसत से तुलना करने पर हमने उनसे बेहतर किया है। मेरा मतलब है, कम से कम भाजपा को तो ये नहीं कहना चाहिए। पिछले इलेक्शन में या आप महिलाओं में बहुत आगे हैं, भाजपा से 10% ऊपर, लेकिन पुरुषों में आप केवल 4% हैं, तो आप महिलाओं में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि और वैसे हिंदू पुरुषों, विशेष रूप से उच्च वर्गीय हिंदू पुरुषों में आप बहुत पीछे हैं। पुरुषों को अपने पक्ष में करने के लिए आप क्या कर रही हैं? हम उन्हें समझा रहे हैं कि SIR के अभ्यास को देखें, जहां आप वास्तव में मतदाता सूचियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और अगर वे इसे स्वीकार करने जा रहे हैं, तो कल ये फिर से और बुरा होने वाला है। मेरा मतलब है, हम उनसे कहते हैं कि आपको बाहर की दुनिया को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे गैस सिलेंडर की कीमतें भी, मेरा मतलब है, हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि बाहर के लोगों को क्या प्रभावित कर रहा है। जब आप निर्णय लेते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास करें, जब मैंने तथाकथित लोगों के साथ बातचीत की है, जैसा कि आपने उल्लेख किया, जैसा कि मैंने कहा, हम कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं करते। वे खुद कहते हैं कि आपको इसे ख़त्म करना होगा। हम स्वतंत्रता से खुश हैं। ये तथ्य कि यहाँ स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति, विचार और खान पान की आदतों
आदि की स्वतंत्रता है, यह भी एक बड़ा मैसेज रखता है। और जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं तो आप इस चुभन को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा, मेरा मतलब है कभी भी कोई, आप जानते हैं यहाँ भाषाओं और धर्मों के बीच एक बड़ा सामंजस्य है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर है मुझे लगता है कि किसी को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वह कहे ठीक है मेरा नाम मतदाता सूची में है, मुझे नहीं पता किसी और का हटा दिया गया है। मैं आपको एक दिन, ये आपके साथ भी होगा, ये आपके साथ होगा, हमारे उन लोगों को क्यों धमकाया जा रहा है जिन्होंने बंगाल में निवेश किया है या उसके साथ जुड़े हैं, या उन्हें एक अलग तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि वहाँ निवेश न करें, गुजरात आ जाओ या मध्य प्रदेश आ जाओ। ऐसा क्यों होना चाहिए? मेरा मतलब है ये विशेषाधिकार है, उन्हें ऐसा क्यों लगना चाहिए? आप जानते हैं वह राज्य में सब कुछ बहुत बहुत लो प्रोफाइल पर करते हैं, लेकिन राज्य के बाहर वह बहुत हाई प्रोफाइल रखते हैं। बस ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैसेज नहीं है। मेरा मतलब है अगर हमारी रणनीतिक स्थिति या हमारे संसाधन या पूर्व या सुदूर पूर्व का प्रवेश द्वार इतना आकर्षक है तो आपको अनुमति देनी चाहिए। लेकिन यहाँ किसी भी व्यावसायिक निवेश में भी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक इन्वेस्टमेंट हस्तक्षेप है। तो देखिए हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? बेरोजगारी, रोजगार को चलाना मुश्किल है। आप एक महान वक्ता मानी जाती हैं, हमें एक बंगाली मुहावरा बताइए जिसका इस्तेमाल, जिससे बहुत बड़ी प्रतिक्रिया मिलती हो। हमारे लिए जोर से बोलिए।